के दिन आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक नजरिए से साल 2022 को देखें तो इसमें घटनाएं तो काफी हुई, लेकिन कोई बड़ा बदलाव देश की राजनीति में नहीं आया। तकरीबन 2 साल से चल रहा किसान आंदोलन तो खत्म हो चुका था, लेकिन किसानों का गुस्सा बना हुआ था। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को चुनाव वाले राज्य पंजाब के फिरोजपुर गए तो किसानों ने उनका विरोध किया और कुछ किसान सुरक्षा घेरे को भेदते हुए प्रदर्शन के लिए सड़क पर निकल आए, जिसके बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वापस आ गए थे। इस घटना के बाद से पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए माहौल गरमाने लगा था। मिलने का मौका मिल रहा है। फिर मार्च में जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए तब पता लगा कि किसान आंदोलन से हुआ राजनीतिक नुकसान बीजेपी ने काफी हद तक संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जोरदार प्रचार और दावों के बीच बीजेपी फिर से सत्ता पाने में सफल रही और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तराखंड में आखिरी साल में 3 मुख्यमंत्री देने वाली बीजेपी के तो सरकार में फिर से आने की कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कमाल करते हुए राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनवा दी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी जीतने में सफल रही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित रहा पंजाब, जहां बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस दोनों को ही पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही और पूर्व कॉमेडियन भगवंत मान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को आए थे और 11 मार्च को ही चर्चित फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई, जो राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चित रही। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा था, क्योंकि पिछले 1 दशक में आम आदमी पार्टी ने उससे दिल्ली के बाद दूसरे राज्य के तौर पर पंजाब उसके हाथ से छीना था। कांग्रेस को झटके लगने का क्रम जारी रहा। कांग्रेस के असंतुष्टों के समूह G23 के अहम सदस्य और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी। साल 2022 गैर बीजेपी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाइयों के लिए भी जाना जाएगा। 13 जून को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन भेजा तो कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली समेत पूरे देश में प्रदर्शन पर उतर आए, जिसका सिलसिला काफी दिनों तक जारी रहा। कांग्रेस के लिए मुसीबतों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ और उसके सहयोगी दलों तक भी फैल गया। महाराष्ट्र में दमदार तरीके से सरकार चला रहे शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से उनके ही विश्वस्त साथी एकनाथ शिंदे ने कब जमीन खींच ली, उन्हें पता ही नहीं चला। ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की 21 जून से शुरू हुआ महाराष्ट्र एपिसोड उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा। शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी की गठबंधन सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। छल बल से सरकार बनाने की बीजेपी की इस तरह की कोशिशों को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इसके बाद आया भारतीय लोकतंत्र का एक गौरवशाली क्षण जब 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी महिला भारतीय गणराज्य की राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुई।
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो पाया वो अगस्त में बिहार में गंवा दिया और 2017 में आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए से अलग हो गए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अगले ही दिन 10 अगस्त को जेडीयू और आरजेडी की गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में फिर से मुख्यमंत्री बन गए। किसान नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी अगस्त में देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए। उन्होंने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को हराया। कांग्रेस को एक और झटका अगस्त में ही 26 तारीख को लगा जब G23 के एक और बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस से 50 साल पुराना संबंध तोड़ लिया और पार्टी छोड़ दी। सितंबर महीने में ईडी और सीबीआई ने फिर एक बड़ी कार्रवाई की और इस बार निशाना बने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इस साल कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी की छवि सुधारने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 7 सितंबर से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से 3751 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी, जो बाकी बचे पूरे साल जारी रही। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए 8 चीते मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य में छोड़े गए और इस तरह से देश में चीतों की प्रजाति फिर से देखने को मिली। अक्टूबर महीने में पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे देश की समाजवादी राजनीति के पुरोधा और बड़े स्तंभ मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो देश में शोक की लहर दौड़ गई। इस बीच कांग्रेस की मुसीबतें जारी रहीं और इसी बीच हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ और शशि थरूर को हराकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ग्यारह नवंबर को कांग्रेसियों में फिर नाराजगी दिखी जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 6 हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। दिसंबर महीना कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए जीत और हार का मिला जुला तोहफा लेकर आया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से फिर से सरकार बनाई और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उधर पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाबी पाई और सुखविंदर सिंह सुक्खू के रूप में हिमाचल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को हराते हुए नगर निगम में बहुमत हासिल किया। साल 2022 में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई और गांधी परिवार से बाहर का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर नई शुरुआत करने की भी कोशिश की। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की छवि भी सुधरी, लेकिन तमाम गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों में यह धारणा भी मजबूत हुई कि कांग्रेस अब बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं रह गई है। इसी के नतीजे में साल 2022 के जाते जाते तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने की पहल कर डाली और अपनी पार्टी का नाम भारत
राष्ट्र समिति कर लिया और संकेत दे दिया कि अब वो तेलंगाना तक सीमित रहने के बजाय देश भर में अपना विस्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।